सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट। आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा खास बात है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टीचर रिक्वायरमेंट 2025 में आपको बहुत ही बड़ा मौका मिलने वाला है, जहां पे न केवल आपको कोई एग्जाम होगा और न ही इंटरव्यू होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, जी हाँ दोस्तों, न ही एग्जाम होगा न ही कोई इंटरव्यू होगा, केवल एक आसान प्रक्रिया और 25,000 रुपये की फिक्स आपको सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आवेदन कैसे करना है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और सबसे जरूरी है कि यह भर्ती कब से स्टार्टिंग होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी भी आपको सिलेक्शन के मौका से बढ़ा सकती है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। फ्रेंड्स, अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पे आपको यह वैकेंसी देखने को मिलती है, तो सबसे पहले बात करें कि पूर्णकालिका शिक्षक, यानी कि शिक्षक टीचर के विषय पे, यानी कि गणित के सब्जेक्ट पे आपको टीचिंग के सब्जेक्ट देखने को मिलती है, जिसमें से अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको 25 साल से लेकर के 45 साल के बीच में आपको रहने वाली है। पदों की संख्या देखिए तो पदों की संख्या आपको 2 है, जिसमें से आपको अनुसूचित जाति के लिए 1 वैकेंसी है। एंड बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको यहाँ पे 25,410 रुपया सैलरी देखने को मिलती है। वही बात करें हिंदी और संस्कृत के टीचरों की, तो हिंदी और संस्कृत के लिए भी 1-1 वैकेंसी निकाला गया, यानी कि 2 टोटल वैकेंसीज निकाली गई है। और वही बात करें कंप्यूटर टीचर की, तो कंप्यूटर टीचर के लिए आपको 3 वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसमें एससी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व यहाँ पे किया गया है। अगर बात करें सैलरी की, तो इसके लिए भी आपको 25,410 रुपये मिलता है। लेकिन कंप्यूटर टीचर की बात करें तो कंप्यूटर टीचर के लिए 12,790 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलती है। दोस्तों ये जो आपको सैलरी है, वो सैलरी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब दिलाई जा रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की मतलब है कि आपको यहाँ पे 12 मंथ के लिए, आपको 1 साल के लिए आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं है, यह परमानेंट जॉब भी बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहले वाले भी शिक्षक हैं जो कि 10-12 साल से यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, जो कि उनका भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही जॉब लगा था 1 साल के लिए। लेकिन अगर बात करें तो उनको ही ऐसे ही टाइमिंग बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हटाया नहीं जाता, यह परमानेंट जॉब के टाइप भी जैसा है। एंड बात करें अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट की पोस्ट है जिसपे आपको 3 वैकेंसी देखने को मिलती है। उनके लिए 14,357 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलती है। मुख्य रसोइया का भी यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि 3 पोस्ट पे है। एंड बात करें तो आपको यहाँ पे 9,000 आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों क्लास 9 से लेकर के 12 तक के शिक्षकों की, तो क्लास 9 से 12 तक के शिक्षकों को यहाँ पे जो वैकेंसी है, अगर बात करें तो केवल इसमें महिलाएं अभ्यर्थी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैटेगरी के लिए वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करें ऑफिस अटेंडेंट की, तो कार्यालय अध्यक्ष की जो पोस्ट है उसके लिए 1 वैकेंसी, जिनके लिए 12,430 रुपये ही देखने को मिलती है। इनके लिए भी एज लिमिट 25 साल से लेकर के आपको 45 साल तक के बीच में रहती है। चपरासी की बात करें तो उनके लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी देखने को मिलती है। रसोइया के लिए 13 वैकेंसी जो उनके लिए 6,433 रुपये। वही चौकीदार की बात करें तो चौकीदार के लिए भी 7,147 रुपये सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों के शैक्षणिक अर्हता की, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर बात करें तो परमानेंट शिक्षकों की जो भर्ती है, उनमें गणित की जो सब्जेक्ट है उनके लिए आपको इसमें क्या कहा गया है योग्यता में, कि गणित के साथ साथ अपने PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अपने किया है, PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स अगर किया है, तो किसी भी वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक अपने घर पास आउट किया है और उच्च प्राथमिक स्तर से TET पास किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें हिंदी और संस्कृत के लिए, तो हिंदी और संस्कृत के लिए साफ तौर पे कहा गया कि हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी में से न्यूनतम 1 वर्ग में प्रशिक्षित ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए और उच्च स्तर पर आपको TET पास आउट करनी चाहिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखें कंप्यूटर शिक्षा के लिए, तो कंप्यूटर टीचर के लिए आपको यहाँ पे कहा गया है कि BCA को चाहे PG किया हो, PGD CA किया हो, BCS किया हो, या फिर BSc किया हो कंप्यूटर साइंस, अथवा ग्रेजुएशन पास आउट किया हो DOESCC में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें तो A लेवल डिप्लोमा की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। फ्रेंड्स अगर बात करें लेखाकार पोस्ट के लिए, तो लेखाकार के लिए आपको कहा गया कि स्नातक वाणिज्य एवं MSc के ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि MS ऑफिस पे जो होता है वर्क आपको आना चाहिए, तो आप यहाँ पे अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में बात करें तो कार्यालय अधीक्षक की यहाँ पे पोस्ट भी आपको देखने को मिलती है। मुख्य रसोइया की बात करें तो मुख्य रसोइया के लिए यहाँ पे केवल 8वीं पास मांगा गया। अगर आपने 8वीं पास आउट किया है तो मुख्य रसोइया के तौर पर आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। और साथ ही में कहा गया है कि
कि जो इसमें आपको कोई भी रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यानी कि कोई भी संक्रात्मक रोग जिसमें रसोईया होगा उनको नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में बात करें तो यहाँ पे लिपिक की पोस्ट पे भी है, जिसमें लिपिक की पोस्ट के लिए आपको कहा गया है कि कंप्यूटर का आपको यहाँ पे टेस्टिंग होगा, जिसमें आपको हिंदी में 25 वर्ड पावर मिनट का आपको यहाँ पर टाइपिंग आना चाहिए, और साथ ही में इंग्लिश में बात करें तो 30 अंक आपको आने चाहिए। और चपरासी की बात करें तो सभी के लिए आपको 8वीं पास ही होना चाहिए, किसी को भी रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में साफ तौर पे कहा गया है कि 1 अप्रैल को 25 वर्ष तक की आपकी आयु होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम की बात करें तो 45 साल तक आयु होनी चाहिए। वही बात करें दोस्तों कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 साल तक रहेगा, यानी कि 60 ईयर तक आपको एज में यहाँ पे देखने को मिलता है। आरक्षण की बात करें तो राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जो भी आरक्षण होगा वो आपको मान्य रहेगा। चरित्र की बात करें तो किसी सेवा से बर्खास्त नहीं होना चाहिए। चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया के चयन के लिए अर्थ नहीं होने चाहिए। दोस्तों बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो देख लिए चयन प्रक्रिया की, यानी कि आपको चयन इसमें कैसी होंगी, तो चयन के लिए सिंपली कहा गया है कि आपको यहाँ पे कोई एग्जाम तो लिया नहीं जाएगा, नहीं आपको इंटरव्यू हुए, तो केवल आपको जो भी आपको मार्क्स आए हैं 10, 12 और ग्रेजुएशन में, चाहे आपने बीएड किया हो डीएड किया हो, तो उसके आधार पर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करें तो अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया के लिए जो हाई स्कूल में जो मैक्सिमम मार्क्स आए होंगे, जो परीक्षा में कितना प्राप्तांक का जो प्रशिक्षक था और उसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा तो उसको फिर 100 से डिवाइड किया जाएगा, उसके मार्क्स में अकॉर्डिंग में जितना हाईएस्ट जिसका मार्क्स रहेगा तो उसके आधार पर यहाँ पे अप्लाई करने में आपको सिलेक्शन देखने को मिलती है। वही बात करें इंटरमीडिएट में भी वहाँ पर सेम ही देखने को मिलता है, स्नातक में भी सेम है और परा स्नातक में भी सेम है। जैसे कि बात करेंगे परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत, यानी कि अगर मान के चले किसी का 90% एग्जामिनेशन में आया है, अगर 90% क्या, अगर 60% एग्जामिनेशन में किसी का आया है और 60% में आपको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 100 से डिवाइड किया जाएगा, यानी कि 60% पर अगर यहाँ से देखें तो आपको क्या कहा गया है कि साफ तौर पे यहाँ पे अगर मान के चलिए तो इसमें जितना भी जो आपका मार्क्स आएगा उसके आधार पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगी। यदि 2 या 2 से अधिक गुणवत्ता अंक समान होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों का नाम जो आयु में ज्येष्ठ होगा सूची में उच्चतर रखा जाएगा, उसी को यहाँ पे दिखा जाएगा। अगर बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें होगा, और साथ ही बात करें कि कैसे आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए सिंपली इसमें क्या कहा गया है कि sultanpur.nic.in पे आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करनी है, ऑफलाइन अप्लाई करनी है। बता देता हूँ कैसे ऑफलाइन अप्लाई करनी है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया कि आपको वहाँ पे आपको जाकर के इस वेबसाइट से जाकर के फॉर्म मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको अप्लाई डायरेक्ट आपको फोटो निकाल करके भर देनी है। आवेदन पत्र के साथ अपनी कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रमाण पत्र के स्वाभिमानी 6 प्रति के साथ आपका नाम पता लिख करके 2 लिफाफा में स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको रजिस्टर्ड डाक के सेवा के आधार पर आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। दोस्तों बात करें तो यहाँ पे कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको कौन सा फॉर्म मिलेगा, तो ये इस टाइप का कुछ फॉर्म रहता है। अगर बात करें तो इसमें क्या क्या भरना है दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कहा गया कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर के द्वारा यहाँ पे कहा गया। सबसे पहले अगर देखिए तो इस वाले में आपको अपना यहाँ पे एक पर्सनल फोटो चिपकाना है, 100 भी प्रमाणित, यानी कि पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो होना चाहिए, और उसके नीचे में आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। साथ में बात करें यहाँ पे आवेदक का नाम लिखना है। जैसे कि अगर मान के चलिए कि किसी का आवेदक का नाम है रीता, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है रीना। नेक्स्ट बात करें तो आवेदिका का विषय कौन सा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे, कौन सा सब्जेक्ट से यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। साथ में बात करें तो अभ्यर्थियों का नाम हिंदी में फिर यहाँ पे दर्ज करनी है, और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पे आपको अप्लाई करने के साथ साथ जो भी नाम होगा वो लिखना है। फिर अभ्यर्थियों का माता और पिता का नाम जो होगा वो यहाँ पे हिंदी में लिखनी है, और जन्म तिथि हाई स्कूल जो प्रमाण पत्र होगा क्लास 10 के अनुसार वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी में कहा गया है कि 1/4/2025 के अनुसार आपका कितना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो रहा है, महीना और यहाँ पे दिन आपको लिख देनी है। गृह जनपद की बात करें तो गृह जनपद में आपको यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भरना जरूरी नहीं है। लिंक की बात करें तो केवल इसमें महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें पहले से ही फुलफिल है कि महिला अभ्यर्थी के लिए है। फिर उसके बाद बात करें तो अगर अनारक्षित श्रेणी के हैं या फिर आरक्षित श्रेणी के हैं तो उसके लिए आपको कौन से जाति से बिलोंग करते हैं तो उसको यहाँ पे चयन करना है। जैसे कोई अन्य पिछड़ा वर्ग में तो इसमें ऐसे क्लिक करेंगे, अनुसूचित जाति के तो यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद आधार का नंबर भरना है, और यहाँ पे एक चालू मोबाइल नंबर लिखना है, और जो आपका एड्रेस होगा यहाँ पे लिखना है, और प्रत्याचार का जो भी एड्रेस है वो भी लिखना है। सेम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, कस्तूरबा गांधी में जो 2020 से 21 में नवीन संविदा से वंचित हो गए थे उनको, तो आपको इसमें नहीं भरना है। फिर बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आएंगे तो शैक्षणिक योग्यता का विवरण यहाँ पे भरना है स्वाभिमानित करके। जैसे कि जूनियर हाई स्कूल में आपको कौन से बोर्ड से अपनी एग्जामिनेशन दिया था,
कितना वर्ष था, विषय कौन सा था, पूर्णांक कौन सा था, प्राप्तांक और प्रतिशत यहाँ पे भर देनी थी। ये आप तो भर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे। एंड बात करें घोषणा में, तो यहाँ पे आपको अपना अभ्यर्थियों का सिग्नेचर कर देना है, जैसे यहाँ पे साइन किया गया है वैसे आपको सिग्नेचर कर देनी है। दोस्तों अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि KGBB टीचर भर्ती 2025 की पूरी जानकारी आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ होगा। अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है तो बिल्कुल भी देर मत करिएगा, और क्योंकि ऐसी नंबर 9 वैकेंसी और 9 इंटरव्यू वाली सरकारी अफसर बार बार नहीं मिलता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में करके बताना है आपको कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और दोस्तों आप रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बिना फेक वैकेंसी और बिना फेक वेबसाइट के मैं जॉब अपडेट्स देता हूँ। दोस्तों PDF और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन और एप्लीकेशन अपडेट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट पिन में आपको लिख देने मैं पिन कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से जाकर के डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।